आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, हितप्रियं भारत भारतम्, हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जानी मानी कवयित्री, लेखिका और अधिवक्ता एडवोकेट चित्रा देसाई से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो कवित्री हैं और कानूनविद यानी वकील भी हैं पेशे से, और आप महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ लिखती हैं, बोलती हैं। आपका हम विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। चित्रा देसाई इनका नाम है। चित्रा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत आभार ममता जी। और विविध भारती में आना हमेशा बचपन की तरफ ले जाता है। हम लोग तो पले बड़े ही विविध भारती के साथ। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल एकदम अगर जैसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं ना, जैसे आप विविध भारती के गेट के भीतर आते हैं तो आप अतीत में चले जाते हैं। तो रेडियो से जुड़ी कोई याद है, साझा करेंगे? देखिए, तब मैं छोटी थी तो गांव में ही मैं पली बढ़ी हूँ। दो बड़े से रेडियो होते थे, एक हमारे खेत में रखा होता था और एक हमारे आंगन में रखा होता क्या था। बात है। तो सुबह 9:30 बजे मुझे याद है संगम, और मुझे एक प्रोग्राम जो मैं हमेशा बहुत शौक से सुनती थी, वो 7, सवा 7 बजे का जयमाला कार्यक्रम होता था। जहाँ पे वो फौजी भाइयों के लिए अभी भी है और 7 बजे होता है। और उसमें बहुत सुंदर गाने, पुराने गाने बहुत बजते थे। और 9:15 बजे हवा महल जो छोटी छोटी नाटिकाएं होती थी। तो ये सब प्रोग्राम्स और रेडियो के साथ सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। ये हमारे बचपन का हिस्सा रहे हैं। हमारे बड़े होने के हाथ पकड़ा है रेडियो ने हमेशा। क्या बात है। हवा महल का समय भले बदल गया है लेकिन अभी भी प्रसारित होता है। 8 बजे हो गया उसका समय, और जयमाला कार्यक्रम का समय 7 बजे हो गया है। और जयमाला कार्यक्रम में पहले बहुत सारी चिट्ठियां शामिल की जाती थी। अब वो चिट्ठियां नहीं है, लेकिन है वो फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम आज भी है। और रेडियो के विविध भारती के बहुत सारे कार्यक्रम जो पुराने दौर के हैं, शुरुआत से आज भी प्रसारित किए जा रहे हैं। और विविध भारती आज भी जन जन की भाषा है, लोगों के दिलों में आज भी राज कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आपका बचपन भी रेडियो के साथ बड़ा हुआ है। और ममता जी, कुछ जगह के शब्द हमने रेडियो, झुमरी तलैया, क्या बात, क्योंकि यवतमाल ये ऐसी जगह थी कि जो हर दूसरे गाने में फरमाइश के होती थी। तो ये शब्द थे हमारे लिए। बाद में पता चला कि कहाँ, किस राज्य में ये कौन से हैं। तो एक जगह की भी एक स्वर होता है ना, पहचान होती है। झुमरी तलैया के बारे में तो लोगों ने खोज की कि कहाँ है आखिर, और झुमरी तलैया इतना प्रसिद्ध हुआ कि अखबारों की सुर्खियों में भी झुमरी तलैया आया। लोगों ने उस पर आलेख भी लिखे, पत्रकारों ने। बहरहाल बात चली है बचपन की, तो चलिए आपके बचपन के गलियारों में सैर करते हैं। आप बताइए, आपका बचपन कैसा था? कहाँ की रहने वाली है, हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरा जन्म हुआ हरियाणा के एक छोटे से गांव में, पलवल जिला है। लेकिन जहां मेरा जन्म हुआ वह मैं पली बड़ी नहीं, क्योंकि उन्हें लड़की नहीं चाहिए होती है। तो मेरी जो माँ थी, बिब्बी जिन्हें मैं कहती हूँ, उन्होंने किसी तरह संदेशा भेजा मेरी नानी के पास, क्योंकि उन्हें खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा था। और उस जमाने में ऐसा होता था कि एक गांव से 2-3 लड़कियों की शादी दूसरे गांव में हुआ करती थी। तो 3 और लड़कियां थी उस गांव में, तो किसी को कोई मिलने आए। तो बहरहाल वो संदेशा भेजा गया, और मैं 40 दिन की थी जब मेरी माँ मुझे मेरी नानी के घर लेके आई। और उसके बाद मैंने मेरी नानी की गोदी नहीं छोड़ी आज तक। वो नानी ने मुझे वापस नहीं भेजा, और उनका ये मानना था कि जहां मेरी बेटी का सम्मान नहीं, वहां मैं अपनी बच्ची को नहीं भेजूंगी। उस जमाने में। और मैं नानी के साथ हमेशा रही।
4-5 साल की थी तो भी वो गोदी में लेके मुझे खेतों में जाती थी और मेरा बचपन बहुत खुशहाल था जी। वहाँ पे मेरी नानी थी, मेरे छोटे मामा थे, बड़े मामा शादी के बाद अलग हो गए थे और मैं हमेशा कहती थी ईन मीन तीन। नानी, मेरे छोटे मामा और मैं, हम उस घर में तीन ही थे। हम खेत भी संभालते थे, घर भी संभालते थे। उस जमाने में कुएं थे हमारे गांव में और हम सर पे टोकनी लाके 4 फेरे पानी 3 फेरे पानी सुबह आते थे और शाम। तो हम लड़कियों का एक वो होता था 4-5 कुनबे की लड़कियां, जैसे आसपास की लड़कियां, तो आंगन लीपना, मिट्टी लाना खुदानों से। हर रविवार को हम लोग आंगन लीपते थे। आंगन लीपना यानी गोबर और मिट्टी से। जी जी। पीली मिट्टी होती थी और गोबर होता था। तो वो हर रविवार का वो एक वो होता था क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती थी। और हमारे घर के ही पीछे झटीकरा प्राथमिक स्कूल है जो मेरी पड़नानी ने उसके लिए जमीन दी थी, हमारे घर के पीछे के हिस्से में। तो बीच में अभी थोड़ी सड़क आ गई है। उसी स्कूल से मेरी शिक्षा शुरू हुई। उस वक्त 6 साल में आप सीधा पहली क्लास में जाते थे। मैं उस पीढ़ी की हूँ कि जहाँ ये सीनियर जूनियर केजी प्ले स्कूल ये, और गांव में तो खैर आज भी नहीं है। तो सीधा पहली क्लास में झटेकरा प्राथमिक विद्यालय से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। और मुझे कहते हुए बहुत ये अच्छा लगता है कि मेरी नानी ने और मेरे मामा ने और मेरी माँ ने शिक्षा को बहुत अहमियत दी। उस समय जब मेरी जो साथ खेलती थी सबकी शादियां, वहाँ 5वीं तक स्कूल था, प्राथमिक स्कूल, उसके बाद स्कूल नहीं था। तो लगभग तब मैं 6ठी 7वीं में आई तो मेरी सब मित्र मंडली की शादी हो चुकी थी। लेकिन मुझे पढ़ाया गया। मेरी माँ का ये बहुत ये था कि विद्यादान महादान और अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मेरी नानी और माँ दोनों ये मानती थी। और मैं अपने गांव की पहली ग्रेजुएट बनी क्योंकि कोशिश मुझसे ज़्यादा मेरी नानी ने और मेरी माँ ने की। तो मैं उस माहौल से आई हूँ, वो घर जहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था लेकिन बाकी घरों में नहीं। मेरे गांव में 52 घर होते थे और हम कहीं भी छुप जाते थे, कहीं भी खेलते थे। तो वो एक सामूहिक जीवन जिया है मैंने। जी जी। तो लौट के कभी गई आप उस गांव में, और फिर जो आपका घर था जहां पर मैं अभी भी जाती हूँ। मैंने वो घर छोड़ा ही नहीं, तो लौटने का सवाल ही नहीं है ममता जी। जी जी। बाद में मेरी स्कूलिंग पिलानी में हुई बिरला बालिका विद्यापीठ से। लेकिन छुट्टियों में मैं गाँव ही आती थी और अभी भी मैं गांव जाती हूँ साल में 2 बार। वो मेरा तीर्थ स्थान है। वो घर वैसा ही आज है। मामा नहीं है, नानी नहीं है, पर मेरी मामी है, उनके बच्चे हैं, भाई बहन हैं। वो एक हरा भरा पूरा परिवार है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो खेत भी हैं और आज भी मैं जाती हूँ तो मुझे खेतों में जाना बेहद पसंद है। जी, जब सरसों का मौसम होता है तब पुस्तक उत्सव होता है जनवरी फरवरी में, वो सरसों के फूलने का उत्सव भी होता है। तो मैं प्रगति मैदान से झटेकरा चली जाती हूँ। क्या बात है भाई। वो खेत गांव आपके शब्द के माध्यम से हमारी आंखों के सामने तिराए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है सुनते हुए। हालांकि बड़ा ही जज्बाती मौका रहा होगा आपके लिए, कितनी मुश्किलात से गुजरी होंगी आपकी माँ। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन जो संघर्ष को जीता है उसके लिए बहुत कठिन होता है वो समय। बहरहाल और बातें हम आपसे करना चाहेंगे। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपके बचपन को याद करते हुए कोई गाना। मेरा एक गाना है, मुझे बेहद पसंद है लेकिन मैं उसे कभी पूरा सुन नहीं पाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा भाई था जो नहीं रहा। अब के बरस भेज भैया को बाबुल। क्या बात है। बंदिनी फिल्म का गाना है। बचपन की सखियाँ
श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि चित्रा जी इस समय थोड़ी सी भावुक हो गई हैं। दरअसल जब भी ये गाना हम सब सुनते हैं, खास तौर से हम बेटियां, लड़कियां, तो हम सब कहीं न कहीं हमारा मन भीग जाता है, यादों की फुहार से भीगता है, कई बार अपने माता पिता को याद करके भीगता है। तो चलिए, अब चूंकि बहुत जज्बाती हो गया है ये समय, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और चित्रा जी बताइए कि गाँव का जो माहौल रचा आपने, उस गाँव से मुंबई जैसे महानगर में कैसे आई आप? उसके बीच में रोहतक है, पिलानी है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, अहमदाबाद है, उसके बाद मुंबई है जी। तो मुंबई में बहुत बाद में आई। के बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा कि मेरे गांव में 5वीं तक स्कूल था जी। और मेरी माँ ने मुझे नानी के पास रखा था और उसके बाद वो रोहतक चली गई थी। अस्थल भोर आयुर्वेद कॉलेज से उन्होंने आयुर्वेद किया था, क्योंकि उन्हें खुद भी अपने पाँव पे खड़ा होना था, और वो मुझे 5वीं में रोहतक ले गई थी। 8वीं तक मैं रोहतक में पढ़ी और उसके बाद किसी ने मुझे लगता है कि आपकी जो जीवन यात्रा होती है वो शायद निश्चित होती है, सिर्फ आपको नहीं मालूम होता है, पर ऐसे संयोग होते हैं अलग तरह के कि आप किस जगह से कहां पे पहुंच जाते हैं। उनका ये मानना था कि जब तक मैं उस माहौल से नहीं निकलूंगी मेरा सही विकास नहीं हो पाएगा। तो उनमें की शिद्दत से ये था कि कहां भेजूं जहां इसको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा माहौल मिले। तो वो किराएदार के तरीके से एक कमरे में रहती थी, और कैसा संयोग है कि जिसका वो घर था उसके जो पति थे वो ड्राइवर थे और वो हरियाणा रोडवेज में थे और रोहतक से पिलानी बस चलाते थे। तो उन्होंने एक बार मेरी माँ को कहा कि पिलानी में बिरला स्कूल है, तुम हमेशा कहती हो कि बेटी को किसी अच्छे स्कूल में भेजना है। तो वो गई पिलानी और उन्होंने देखा कि पिलानी तो बिरला बालिका विद्यापीठ बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है। जीडी बिरला ने, घनश्याम दास बिरला क्योंकि पिलानी के थे, हालांकि बाद में तो व्यावसायिक रूप से बिरला कलकत्ता चले गए थे, लेकिन वो अपने गांव को नहीं भूले थे। तो बिट्स पिलानी तो सबने सुना है, BITS पिलानी, और उसी का स्कूल भी है वहां पे, एक लड़कियों का एक लड़कों का। तो बीबी गई वहां पर मेरी माँ और देखा और वापस आई और मुझे वहां पर ले गई। और क्योंकि वो अंग्रेजी, मैं तो हिंदी में पढ़ी लिखी थी, वो भाषा पर मेरा कुछ नहीं था, वहाँ पे जो टेस्ट दिए गए अंग्रेजी और गणित के उसमें मैं पास नहीं हुई। तो हमारी प्रिंसिपल होती थी मिसेस कॉल। मेरे जीवन में मेरी प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ी भूमिका रही है मेरा हाथ थामने में, और हम हमेशा कभी भी अकेले नहीं चलते हैं, हमारे आसपास सहारे होते हैं, और अगर आप चलना चाहें तो कोई ना कोई हाथ जरूर आपकी तरफ बढ़ता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और नकारात्मक तरीके से ना कभी सोचा, ना कभी देखा, कभी कुछ दिखाई दिया तो आंखें बंद कर ली। जो अपना लक्ष्य है, जहां पहुंचना है बस वहीं पर पहुंचना है। बहरहाल तो मिसेस कॉल ने कहा आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता आपकी बेटी को। तो मेरी माँ ने कहा कि वो जिस माहौल से आई है आप इसे एक मौका दीजिए, अगर 6 महीने में ये नहीं सीख पाती है तो मैं इसे वापस ले जाऊंगी। क्या बात है। तो उन्होंने कहा आप याद रखिएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल याद रखूंगी। और वो 6 महीने ममता, मैंने जो अपने आप पर मेहनत की, मैं बोलती नहीं थी कुछ, सिर्फ सुनती थी। मैं आज भी सुनती ज्यादा हूँ, बोलती कम हूँ, हालांकि इस वक्त बहुत बोल रही हूँ, लेकिन बुलवा रहे हैं। जी। तो मैंने बहुत उस वक्त सुन सुन के मेहनत की, और हर जगह जैसा होता है कि जहां आप उनके जैसे नहीं होते हैं तो थोड़े से अलग होते हैं, तो एक मजाक भी बनाया जाता है। लेकिन जब 11वीं हाई सेकेंडरी हुई तो उनसे कहीं बेहतर नंबर में मैं वहां से पास हुई, और हमारे ज़माने में फर्स्ट क्लास होना 60% बहुत बड़ी बात थी, और हर कॉलेज में जहां मैंने अप्लाई किया हर जगह एडमिशन मिल गया। तो पिलानी से फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 साल थी। 3 साल मैंने राजनीति शास्त्र में ऑनर्स किया और 3 साल LLB की लॉ फैकल्टी से, और मैं उसे अपना स्वर्णिम काल कहती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे गढ़ा है, मुझे एक दुनिया दिखाई, और वहीं पर कविताएं पनपी, वहीं पर रिश्ते पनपे। दिल्ली मेरी, क्या कहूँ कि मेरी उर्वर जमीन है।
क्या बात है। और वो जो गढ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, वो आज हमारे सामने है और एक मिसाल के तौर पर आप जो कह रही हैं, हम सब महिलाओं के लिए एक उदाहरण होगा, और खासतौर से उन महिलाओं के लिए क्योंकि विविध भारती ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे से सुनी जाती है, तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें पढ़ने के लिए शिक्षा का मौका नहीं मिलता, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। वो अगर ये बात सुन रही हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा हौसला है ये। तो इस हौसले को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक गाना सुनते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक गाना जो मैं हमेशा अपने हॉस्टल के कॉरिडोर में बहुत गुनगुनाती थी, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, अनुपमा फिल्म का, शर्मिला टैगोर जी। एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई शहद घोल रहा है, शब्द भी और जो आवाज भी है। ऐसे लगता है आंखें मूंद के हम सुनते रहे इस गाने को। आपने अभी कहा कि गुनगुनाते थे, तो गुनगुना के ही सुना? नहीं बिल्कुल इतनी हिम्मत विविध भारती पर मैं नहीं कर सकती। हॉस्टल के कॉरिडोर्स की बात अलग होती है। कोई बात नहीं, सुनते हैं अनुपमा फिल्म का ये गाना। कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, अभी आपने जिक्र किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको गढ़ा और बनाया और उर्वर जमीन है, वहाँ पर आपने पढ़ाई की, तो फिर वहाँ से मुंबई कैसे आई? और एक सवाल और है, रिश्तों की बात भी की, तो वो जो एक रिश्ता होता है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और सब कुछ हरा भरा हो जाता है, बहुत सारे मोड़ आते हैं उस रिश्ते के बाद, तो वो रिश्ता है आपके पति अनंग देसाई। अनंग देसाई हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जाने माने अभिनेता हैं। तो अनंग देसाई जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? दिल्ली में जैसे ही मैंने LLB खत्म की तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर लिया था, और सुप्रीम कोर्ट भगवान दास रोड पे है। उसके साथ ही वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल होता है, अभी भी है, 6 भगवान दास रोड, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, उसके साथ ही NSD है, उसी सड़क पे भगवान दास रोड पे ही। और अनंग NSD रेपेट्री में थे उस वक्त, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि मैं नाटक जब यूनिवर्सिटी में भी थी, जो मैं संयोग की बात कहती हूँ, मैं तभी भी बहुत देखती थी। मुझे करने का कभी शौक नहीं रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ वकालत के बारे में सोचा, मुझे जुडिशरी का हिस्सा होना था जीवन में। अच्छा। ये स्कूल में ही मैंने तय कर लिया था, लेकिन मुझे नाटक देखने का बेहद शौक था। मुझे याद है मुख्यमंत्री एक नाटक था, और उसमें अनंग ने एक किरदार निभाया था दुर्गा भाई देसाई का। तो वो इतना सकारात्मक किरदार था, एक मंत्री का है, लेकिन जो बहुत ईमानदार होता है, तो वो आपके जहन में घर कर लेता है।
बहरहाल तो एक दिन मैं अपने मित्र के साथ ऐसे ही बंगाली मार्केट जा रही थी और सामने से अनंग दिखाई दिए, तो मैं एकदम रुकी। मैंने कहा अरे ये तो दुर्गा भाई देसाई हैं मुख्यमंत्री के। तो वो भी एनएसडी से थे, क्योंकि उनकी जो मित्र थी वो मेरे साथ वाले कमरे में रहती थी। तो उन्होंने मुझे अनंग से मिलाया और ऐसे हम मिले बंगाली मार्केट नथु स्वीट्स में। अनंग से मेरी पहली मुलाकात व्यक्ति के रूप में हुई, कलाकार के रूप में मैं उन्हें पहले से जानती थी। और फिर 2-3 साल तो दोस्ती रही। आप तुरंत तो शादी का नहीं सोचते हैं, क्योंकि मैं भी अपने व्यवसाय को लेकर बहुत गंभीर थी। मुझे ये था कि अपने पांव पे खड़ा होना है, कमाना है और आर्थिक रूप से मतलब संपन्न होना उस तरह से। और अनंग भी एनएसडी पास आउट करके उन्होंने रेपेट्री, क्योंकि उन्हें थिएटर का एक पैशन था जिसको कहते हैं, सिर्फ शौक नहीं था। अनंग के जितने भी बैच में लोग थे 1980 में लगभग सब मुंबई आ गए थे, लेकिन अनंग रेपेट्री में रहे 6-7 साल 87 तक। और जो था कि मुझे न्यायपालिका का हिस्सा होना था, मुझे जज बनना था। तो मैंने 82 में, ऐसा होता है कि जैसे आईएएस होता है ऐसे जुडिशियल सर्विसेज हर स्टेट की होती हैं। तो डीजीएस नहीं हुआ था, डेली जुडिशियल सर्विस उस वक्त नहीं हुआ था। तब वैकेंसी होती है उस वक्त, वो राज्य अपना इम्तिहान लेता है। तो सबसे पहले जो आया था वो हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए। तो मैंने दिया और 83 में उसका रिजल्ट आया जो मैंने पास कर लिया था। और 84 में इंटरव्यू, मतलब बहुत लंबा गैप रहा। तो मैंने अनंग को कहा कि चंडीगढ़ जाना है मुझे इंटरव्यू के लिए, मैंने रिटन क्लियर किया। तब आपकी दोस्ती प्रगाढ़ हो चुकी थी। हाँ जी, क्योंकि हम मिले थे 80 दिसंबर में। ये 4 साल बाद की बात है जी। तो अनंग ने कहा क्यों तुम चंडीगढ़ जा रही हो, वहां सेटल थोड़ी होना है। मतलब वो वही एक अनकहार जो रिश्ता अब तक था वो यहाँ पे हुआ कि हम लोग एक साथ जिंदगी जीने का सोच रहे हैं। तो मैं गई नहीं इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ से फिर शादी तो हम लोगों की उसके 3-4 साल बाद हुई, क्योंकि हम लोगों ने ये निश्चित किया था कि हम 2-3 साल शादी नहीं करेंगे। मुझे भी अपने कैरियर का बहुत उस वक्त था, मुझे अपनी माँ को दिखाना था कि मैं अपने कैरियर में कितना अच्छे से कर सकती हूँ। नहीं, बहुत गर्व होता था मुझ पे। और अनंग को भी ये था कि रेपेट्री में हूँ, अभी थोड़ा थिएटर का शौक था। तो शादी हम लोगों ने बाद में की और 87 में निश्चित हुआ कि हम शादी करेंगे। लेकिन शादी से 20 दिन पहले मेरे फादर इन लॉ अनंग के पिताजी नहीं रहे, तो वो हम लोगों को फिर पोस्टपोन करनी पड़ी। और पहले ये था कि हम लोग मुंबई आएंगे और मैं हाई कोर्ट ज्वाइन कर लूंगी और अनंग अपना जिस तरह का फिल्मों में आएंगे। हाँ, टेलीविजन तो उस वक्त तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। बहरहाल सब चीजें बदल गई, क्योंकि हम लोगों ने ये निश्चित किया कि मम्मी को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अनंग हैं, 3 बहनें हैं, शादी सबकी हो चुकी है। तो इस लिए फिर हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए और अनंग ने वहीं रह के अपना कैरियर जो था शुरू किया। और मैंने उस वक्त अपनी मर्जी से एक चुनाव किया कि मैं ब्रेक लेती हूँ अनंग, तुम सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान रखो और परिवार का और बाकी सब चीजें, रिश्ते नाते सब मैं संभाल लूंगी। ये एक बहुत सोचा समझा निर्णय था। और मुझे लगता है कि हर घर की अपनी एक लय होती है, रिदम होती है, आपके अपने निर्णय होते हैं। बिल्कुल, कोई निर्णय किसी के लिए सही हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो जिसको जो अपनी परिस्थिति में सही लगता है उसे वो करना चाहिए। आप किसी के प्रति जवाबदेही नहीं हैं, आप सिर्फ अपने प्रति जवाबदेही हैं। और जब मम्मी नहीं रही, हमारी मदर इन लॉ, उसके बाद हम 94 में हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए, क्योंकि वहां रहने का फिर कोई अर्थ नहीं था। और अनंग ने अहमदाबाद रहते हुए सबसे पहली जो सीरियल मिली थी वो थी श्याम बाबू की भारत एक खोज। उसमें 16 एपिसोड किए थे। फिर हमराही थी, तेनालीराम थी, ये सब अहमदाबाद में रहते हुए अनंग ने यहाँ पे एक अकोमोडेशन रखी थी, तो वो अप एंड डाउन चलता था। किसी को नहीं मालूम था कि अहमदाबाद बेस्ड है कि मुंबई बेस्ड है काम के हिसाब से। और मैं अहमदाबाद में, परिवार बढ़ा, 2 बच्चे हुए और बहुत स्वस्थ माहौल में, मानसिक रूप से, इमोशनली उन्होंने बड़ा एक, जिसको कहते हैं, एक स्वस्थ बचपन जिया है।
जी, अनंग जी का जिक्र है, अनंग जी की कुछ फिल्मों का आप जिक्र कीजिए। उनकी कौन सी फिल्में आपको पसंद आई और फिर उनकी फिल्म का गाना या आपकी पसंद का कोई गाना बताइए, कौन सा सुना है जो अनंग जी के लिए हो वो गाना। अनंग ने सबसे पहले एक टेलीफिल्म की थी प्रकाश झा की, तब वो दिल्ली में थे रेपेट्री में, परिणति। विजयदान देहता कहानी पर आधारित थी और उसमें वसंत जोसलकर, सुरेखा सीकरी जी, अनंग और नंदिता दास। नंदिता उस वक्त 10th में थी स्कूल में और अनंग की पत्नी का रोल किया था। छोटा सा रोल था बट वो अद्भुत कहानी है। वो अभी भी शायद YouTube पे है, परिणति, प्रकाश झा की। वो पहली फिल्म अनंग ने की थी और दिल्ली में रहते हुए राज से स्वराज, अमाल आला ने जो उस वक्त के 4 INA ट्रायल था या गांधी ट्रायल था, ट्रायल्स जो इंडिपेंडेंस के लिए किए गए थे वो किए थे और उसमें शहनवाज INA ट्रायल किया था। शहनवाज हुसैन का रोल अनंग ने किया था और मुझे याद है वो बहुत टॉक्ड अबाउट था क्योंकि उसमें 15 मिनट का मोनोलॉग आता है और वो बहुत सुंदर सीरियल था। राज से स्वराज। वहीं रहते हुए कबीर किया। कबीर जो अनिल चौधरी ने डायरेक्ट किया था और अनु कपूर कबीर है, उनके गुरु का रोल, रामदास का रोल अनंग ने किया था। बहुत सुंदर। मुझे कबीर का वो गाना साध हो ये मुर्दों का गांव जो उनके गुरु के डेथ पे किया जाता है। और फिल्में अनंग ने महेश भट्ट के साथ शुरू की। टेलीविजन पे बहुत काम किया अनंग ने, तेनाली राम। उसके बाद तब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए, इम्तिहान, अकबर बीरबल, इम्तिहान और जो लैंडमार्क सीरियल जो मुझे लगता है फिल्में महेश भट्ट के साथ गुमराह की और जुर्म की और बहुत सारी फिल्में हुई, लेकिन जो मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर जो न्याय उन्हें मिला वो खिचड़ी से मिला। क्योंकि खिचड़ी सीरियल आई 2002, 23 साल पहले और उसके 2-3 सीजन्स आए उस वक्त और उसने अनंग को एक बिल्कुल नई पहचान दी क्योंकि उससे पहले बहुत अनंग नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, लेकिन इस सीरियल ने अनंग का एक अलग रूप और बहुत सारे अवार्ड्स भी अनंग को खिचड़ी के लिए मिले। और अनंग के बारे में एक गीत जो मुझे याद आता है, तेरे मेरे सपने अब एक ही रंग है, गाइड फिल्म का गाना है, वहीदा रहमान, देव आनंद। जी। सचिन देव बर्मन साहब का संगीत है, शैलेंद्र ने बड़ी खूबसूरती से इस गाने को लिखा है। तो सुनते हैं ये गाना। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। चित्रा जी, इस गाइड फिल्म के गाने के बाद हम आते हैं आपके वकालत के पहलू पर। तो कौन सा ऐसा कोई केस है वकालत से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ केस भी आपने निपटाया है, और उससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा बताइए हमारे श्रोताओं को। किस्से तो बहुत हैं ममता, लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में तब आप वहाँ से ज्वाइन करते हैं, ट्रायल कोर्ट या सिविल कोर्ट में आप जाएं तो मौके जूनियर्स को मिलने जल्दी शुरू हो जाते हैं 2-3 साल में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि वो एक अंतिम कोर्ट होता है
तो वहाँ कोई जूनियर लॉयर के साथ उस तरह का चांस लेगा नहीं। तो हम लोगों के सीनियर्स होते थे, बहुत श्रॉफ एंड कंपनी के साथ मैंने किया, महेंद्र भाई श्रॉफ के साथ, स्वराज कौशल जी के साथ। महिलाओं के लिए भी आपने बहुत काम किया। जी, वो मैंने बाद में इधर लीगल लिटरेसी में बहुत किया था। मैं महाराष्ट्र लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़ी, तो रूरल लीगल लिटरेसी पे भी काम किया। लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट में थी, तो हाई कोर्ट में थी, तब महिलाओं से रिलेटेड बहुत केसेस होते थे। मुझे याद है कस्टडी का एक केस था एक महिला का, जिनके पति की डेथ हो गई थी और उनके इन लॉज के साथ कस्टडी बैटल था। और दूसरा एक और केस था जहां पे मुझे लगा कि हम लोग लीगल लिटरेसी की बात करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि किस तरह का फाइनेंशियल एनवायरनमेंट उसके हस्बैंड का होता है। ये जो महिला थी, ये शायद 35-36 की रही होंगी, 2 छोटे बच्चे थे और एक्सीडेंट में उसकी पति की डेथ हो गई थी। उनके एक पार्टनर थे जो कि इनको उनका हिस्सा नहीं दे रहे थे और उन्हें ये नहीं मालूम था कि फैक्ट्री में कितना कुछ होता है, कितना पैसा है, क्या अकाउंटिंग है। दरअसल होता क्या कि हर महीने आपको जो भी चाहिए पति आपको दे रहा है, तो आप उस चीज में जाते नहीं हैं। लेकिन ये लीगल लिटरेसी से ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा केसेस में महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पति के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये अनुभव उस वक्त मुझे बहुत हुआ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा आपने जिक्र किया है और औरतों को प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। और अब आपके लेखन के पक्ष पर हम आते हैं। लिखना कैसे शुरू किया, ये तो आपने बताया कि शायद दिल्ली अपने गांव से ही आपके मन में बीज पनप चुका था। तो पहली जो कविता है छपी या व्यावसायिक रूप से सामने आई, वो कौन सी कविता थी? और अपने लेखन के संसार के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। लिखना मैंने यूनिवर्सिटी में ही शुरू किया। दरअसल उस वक्त हम लोग हाई सेकेंडरी के बाद कॉलेज में आ जाते थे। अब जैसे 17 में 12वीं होता है, तब 16वीं में हाई सेकेंडरी हो जाता था। तो मुझे याद है कि एक बार कहीं कुछ मैं सुन के आई थी किसानों के ऊपर क्या, और आके मैंने कुछ लिखा। और मेरी एक हरी डायरी होती थी और मेरी एक दोस्त थी, अब नहीं है, मतलब उनका इंतकाल हो चुका है, आभा। तो उसने एक दिन देखा, उसने कहा, अरे चित्रा तुम तो कविताएं लिखती हो, मुझे नहीं मालूम था कि इसे क्या कहा जाता है। तो उसने, हमारी कॉलेज की प्रिंसिपल थी डॉक्टर नाम्बियार, मैंने कहा ना कि मेरी जिंदगी में मेरी हर प्रिंसिपल का बहुत अहम रोल रहा है। तो उसको जाके कहा कि चित्रा तो कविताएं लिखती है और यूनिवर्सिटी में जो होती है अंतर विद्यालय कविता प्रतियोगिताएं होती थी बहुत, कि आप इसे वहां पर भेजिए। तो इस तरह से मेरी कविताओं की यात्रा शुरू हुई, कविता प्रतियोगिता से। हर कॉलेज में मैं जाती थी और क्योंकि मेरा जो विभाग था वो राजनीति शास्त्र था, मैं हिंदी विभाग से नहीं जुड़ी थी, लेकिन जितने वहां जजेस आते थे, मुझे आज भी याद है, अजित कुमार जी होते थे या अर्चना वर्मा जी होती थी, सुरेश ऋतुपन जी होते थे, ये बहुत सारे लोग जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, वो एज ए जज आया करते थे। और मैं कुछ उस तरह से हिंदी साहित्य वालों से कनेक्ट नहीं कर पाती थी। अपनी कविता बोली मंच पर और हॉस्टल चली जाती थी। लेकिन वो यूनिवर्सिटी का उस वक्त रिकॉर्ड रहा था कि 16 लगातार फर्स्ट प्राइज कविता को मेरी को मिले थे। क्या बात है। और ट्रॉफीज। और मुझे याद है मेरी प्रिंसिपल ने एक बार मेरी माँ को बुला के कहा कि चित्रा ने अपना पूरा दहेज ट्रॉफीज की तरफ दिखा कि इकट्ठा कर लिया है। क्या बात है। और मेरी माँ की आंख में जो गर्व था कि सही का दहेज तो यही है जो ये अपने साथ लेके जाएंगे। सही बात है। तो मैं कहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत पाला पोसा है। मुझे कविता सबसे अपनी अंतरंग सहेली लगती है। हम लोगों को क्या है कि ऐसा नहीं था कि पिता नहीं है, उस चीज की कमी वैसे महसूस नहीं हुई, बट हो सकता है कहीं अंतर मन में कहीं वो अवसाद या उदासियां आपके भीतर जो होती हैं वो आपके लेखन में आती हैं। तो शायद यहां से मेरी लेखनी चली हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांव मेरे साथ अभी भी है। और शायद इसीलिए सरसों से अमलता ये रचा गया, क्योंकि सरसों जो है वो खेतों का फूल है। मैं बैठी थी और मुझे शीर्षक देना था, सरसों मुझे याद आई, और अमलतास का पेड़ जो मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा था। तो ये मेरी यात्रा है खेतों से महानगर तक। कुछ लाइनें अगर याद है तो सुनाइए। नहीं, सरसों से अमलतास मतलब उसमें खंड है। जैसे चैती सरसों है और
बैसाखी कचनार है जहाँ पहली बार मन में जो भाव उभरते हैं। फिर मोवंग होता है तो जेठ का बंजर है। सावनी तीज है जिसे मैं धरती का गृहस्थ आश्रम कहती हूँ। वाह। क्योंकि सावन में धरती फलती फूलती है। और अंत में है फागुनी मन। फागुन जो है अंतिम महीना है लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत महीना है। और मुझे लगता है 50 के बाद की जो उम्र होती है वानप्रस्थ, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप वन में प्रस्थान कर जाइए, इसका अर्थ ये होता है अपनी तरफ लौटिए, अपनी तरफ प्रस्थान कीजिए। तो सबसे अच्छा महीना फागुन और सबसे अच्छी उम्र महिलाओं की 50 से ऊपर, क्योंकि आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये सरसों से अमलतास। तो सरसों से अमलतास कविता संग्रह से अगर 4 पंक्तियां याद हो तो आप सुनाइए हमारे। उसकी पहली कविता जो है, कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो। बीज रोपें पेड़ न दे, कुदाली से खोदें पानी न दे, बीज न बने जंगल न बने, इसके भीतर का महासागर इसके भीतर ही समा जाए तो कैसा हो। क्या बात। ये इसकी पहली कविता है। और अंतिम कविता है, आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को गर्म कॉफी से, रूह को फैज की नज़मों से सेकती हूँ, आजकल मैं मन का करती हूँ। तो ये यात्रा धरती सन्यासी की चिंता से लेकर अपनी बात तक कि मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को गर्म कॉफी से और रूह को फैज की नज़मों से सेकती हूँ, आजकल मैं मन का करती हूँ। और ये आजकल मैं मन का करती हूँ, ये जुमला हो गया खास तौर से महिलाओं के बीच। हमने भी कई जगह सुना और जैसे आपको देखते हैं लोग तो ये कहते हैं आजकल मैं मन का करती हूँ। तो ये कविता आपकी बहुत मशहूर हुई और बड़ी सराही गई और मुझे भी बहुत पसंद है आपकी ये कविता। बहुत यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे। ममता फिल्म का गाना है। ममता फिल्म का गाना है। और ये भाव जो हमेशा रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, शब्द ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। आप रहें ना रहें। जी क्या बात है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम
अपने श्रोताओं को बता दें कि आपका एक कविता संग्रह है दरारों में उगी दूब, और लगातार रच रही हैं, ये तो हमें पता है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि कोर्ट रूम की बहुत सारी यादें हैं और कविताओं का एक सुनहरा संसार आपके भीतर है, तो दोनों में से कौन सा आपको आकृष्ट करता है? दोनों ही मेरे हिस्से हैं। वही वाली बात है कि आपको दायां हाथ चाहिए कि बायां हाथ चाहिए, बाईं आंख चाहिए कि दाईं आंख चाहिए। दोनों मेरे लिए बहुत अहम है। और मुझे हमेशा पूछा जाता है कि कविता क्योंकि संवेदना से जुड़ी है, भावुकता से जुड़ी है, और कोर्ट कचहरी में थोड़ी सी कड़वाहट होती है कि बड़ा विरोधाभास है। मैं हमेशा कहती हूँ कि विरोधाभास है ही नहीं, दोनों जगह मानवीय संबंधों की बात है। जहां मानवीय संबंधों में कड़वाहट आ जाती है वहां अदालत आ जाती है, और शब्दों में हम लोग थोड़ी मिठास ले आते हैं। तो हर जगह बात तो संबंधों की है। जी बिल्कुल सही बात। लेखन भी और अदालत भी। और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि 85% जो केसेस हैं वो सब परिवार से संबंधित हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, दाम्पत्य जीवन से हो, जो भी हो, परिवार उसके केंद्र में है। जी बिल्कुल। वकालत करते समय किस पहलू ने, समाज के किस मुद्दे ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा या आपको विचलित किया? सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि जो अंडर ट्रायल्स होते हैं अभी तक, मैं जब भी अगर ट्रायल कोर्ट में आप जाएं, इसमें होता क्या है कि बहुत छोटा सा कोई अपराध हो, आपने समझ लिया किसी के साथ किसी ने कुछ चोरी की, जिसका कि अगर उसे सजा भी मिले तो 3 महीने या 6 महीने की है, लेकिन उसे जब जेल हो जाती है तो वो सालों से जेल में है। ये अंडर ट्रायल सबसे बड़ी इस वक्त समस्या है, क्योंकि जेलें भरी हुई हैं और 5 करोड़ से ज्यादा केसेस इस वक्त जो विचाराधीन हैं। क्योंकि जो आपको अगर सजा मिलती है और उतना आपने वो समय जेल में बिता भी लिया है, तो कोई आपको बेल दिलाने वाला नहीं है। कई बार छोटे छोटे गांव में, आपको बिहार के एक छोटे गांव से है और मुंबई में उसे पकड़ा गया है और जेल में डाला है, उसके घर वालों को शायद पता भी नहीं हो कि वो जेल में है। तो अंडर ट्रायल की जो पीड़ा है सबसे ज्यादा मुझे उसने झकझोरा है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। जी, आजकल वकालत से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें लोगों को जानकारी कम है, खासतौर से ग्रामीण महिलाओं को। तो कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब वकील से संपर्क करें? महिलाओं के लिए कोई संदेश दीजिए कि वो कब अपनी आवाज उठाएं और किस तरह से आवाज उठा सकती हैं। जब मैं महाराष्ट्र लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़ी थी तो वहाँ रूरल लिटरेसी प्रोग्राम्स होते थे, और ममता जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे से गांव में, पालघर के पास एक बहुत छोटा सा गांव था, वहां पर मैं बातचीत कर रही थी और मुझे वहां की महिलाएं शहर की महिलाओं से ज्यादा मालूम था कानून के बारे में। तो हम लोग ये जो मान के चलते हैं कि ग्रामीण परिवेश में शायद उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता हो, लेकिन उन्हें मालूम है। अधिकारों के मामले में व्यक्तिगत रूप से मैं मानती हूं कि ना तो आपको अन्याय करना चाहिए और ना अन्याय सहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। चाहे वो किसी भी रूप में हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, तीनों ही जगह पे आपको अगर ये लग रहा है कि कोई आपका शोषण कर रहा है तो आपको वो नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, किसी भी रूप में हो, और ना ही आप किसी दूसरे का शोषण आपको करना चाहिए। क्योंकि जो भी सत्ता में आता है, चाहे वो मात्रात्मक सत्ता हो या पितृ सत्तात्मक हो, वो एक सत्ता के साथ थोड़ा सा शोषण करने का एक कहीं ना कहीं जो आपको संभालना पड़ता है। तो किसी भी शोषण के खिलाफ, चाहे वो किसी के भी साथ हो और किसी भी क्षेत्र में हो, आपको उसके कदम उठाना चाहिए। लेकिन एक दूसरी चीज जो हम लोगों ने देखी है कि कानून का सदुपयोग होता है, लेकिन उससे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है। कम से कम 498 में हम लोगों ने बहुत देखा, जहां पूरे के पूरे परिवार, क्योंकि तब ये हुआ कि दहेज का सबको जानते हैं दिल्ली में। तो मुझे याद है एक दिन मैं जस्टिस फजल अली की कोर्ट में बैठी हुई थी, 82 की बात है, और किसी महिला का स्टोव से जलने से दहेज की सारी जो होती थी स्टोव फट जाता था। तो उसके पक्ष ने कहा कि वो तो स्टोव पे कुछ बना रही थी,
तो हो गया। और मुझे याद है जस्टिस फजल अली ने कहा कि ये सारे स्टोव बहुओं पे क्यों फूटते हैं, कभी किसी सास के कुछ वो भी तो कभी करती होगी स्टोव पे, तो ये स्टोव सास पे कभी क्यों नहीं उसको जलाते हैं। तो वहां से हम लोगों की जो यात्रा शुरू हुई और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून दिए गए बाद में, उसका दुरुपयोग भी होने लगा। जी बिल्कुल। लेकिन ये तो ऐसे बात है ना कि एक चाकू होता है जो किसी को मारने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एक डॉक्टर, एक जो सर्जन होता है वो किसी का जीवन बचाने के लिए भी किया जाता है। तो आपके हाथ में एक शस्त्र है कानून, उसका किस तरह से इस्तेमाल करें वो आपके हाथ में है। तो उसको सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। जी चित्रा जी, भारतीय साहित्य में महिला लेखन की, महिला लेखिकाओं की क्या स्थिति है? आप चूंकि एक लेखिका हैं इसलिए आप अपने नजरिए से बताइए। मैंने तो महिला लेखिकाओं से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, आशापूर्णा देवी आज भी मुझे बेहद उनका लेखन पसंद है। प्रथम प्रतिश्रुति मुझे लगता है कि मेरी गीता है। आशापूर्णा देवी, उसके बाद महाश्वेता देवी, उसके बाद सूर्यबाला जी हैं, मालती जोशी जी हैं, शिवानी जी हैं, दीप्ति खंडेलवाल जी थी, उषा प्रियमवदा, 55 खंबे लाल दीवारें। ये किताबें पढ़ते हुए धर्मयुग की वजह से, धर्मयुग ने हम लोगों को साहित्य से हमारा परिचय किया, और मैं या तो अपनी क्लास में होती थी या मैं लाइब्रेरी में बैठी थी। तो ये भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की देन है मेरे जीवन में। मैंने जितनी किताबें वहां लाइब्रेरी में पढ़ी, और जब मैं हॉस्टल में रहती थी, अपना वकालत करती थी, तो साहित्य अकेडमी की लाइब्रेरी में मैं बैठी थी। और महिलाओं की स्थिति, अब तो बहुत महिलाएं लिखती हैं, आप स्वयं खुद इतना अच्छा लिख रही हैं, कहानीकार हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति में है। जिसको जो लिखना होता है, और लिखना बहुत जरूरी है, एक बहुत अच्छा रास्ता है अपने भावों को एक अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा रास्ता है। वो आपको भी हल्का करता है और दूसरे भी उससे कुछ ग्रहण करते हैं। आपको नहीं पता आपकी कौन सी पंक्ति किसको कहाँ किस अवसाद से निकाल ले। जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक गाना सुन ले, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। फिल्म का नाम बरसात की रात, शीर्षक गीत सुनते हैं। खत्म होगी ना कभी तेरे मेरे
खत्म होगी न कभी तेरे मेरे साथ की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। भूलती नहीं बातें, भूलते नहीं गीत। और आपसे बात कर रहे हैं तो आपके साथ साथ हमें लगता है हम जितने श्रोता सुन रहे हैं आपकी बात, अपने अपने यादों के गलियारों में विचरण कर रहे होंगे। वो कौन सी किताबें हैं जिन्हें पढ़ पढ़ कर आपने लिखना सीखा, या कौन से वो भाव हैं जिनकी वजह से आपने कलम उठाई? कैसे लिखने की शुरुआत हुई? मुझे याद नहीं मैंने पहली कविता कब लिखी थी। किसी को भी नहीं याद रहती है। किसी को नहीं याद रहता। और एक तो ऐसा हुआ था कि मेरी डायरी डीटीसी बस में रह गई थी, तो वो कविताएं तो चली ही गई थी। मालूम नहीं कब लिखना शुरू किया, लेकिन मुझे ये जरूर है कि लिखकर मुझे बेहद हल्का महसूस होता था। मुझे लगता था कि जो मैं किसी को नहीं कह सकती वो कविताओं में मैं कह देती हूँ। और हाथ थामते हैं शब्द आपके, शब्दों की बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। दरारों में उगी दूब कविता संग्रह से कोई पंक्ति आप सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को? उसकी पहली जो कविता है आकाश है। हम जो पंच तत्व से बने हैं तो उसमें धरती, आकाश, अलग अलग छोटी छोटी कविताएं हैं। उसमें एक तो यही है कि कुछ बिंब आपके पास रह जाते हैं। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता था कि तब गेहूं की फसल सुनहरी है तो अचानक से बारिश हो जाती थी। तो ये धरती न्याय के लिए आसमान से गुहार लगाती है। ये धरती न्याय के लिए आसमान से गुहार लगाती है। क्या बात। और बादल आंखों पर पट्टी बांध बरसता है किसी न्यायाधीश सा। वाह। बादल आंखों पर पट्टी बांध बरसता है किसी न्यायाधीश सा। तो ये बिंब के जैसे हमने हमेशा कोर्ट में देखा है, वो देखता नहीं है, बादल भी नहीं देखते हैं कहाँ फसल पकी है, कहाँ किस खेत को पानी चाहिए, किस खेत को नहीं चाहिए, वो बस बरस जाता है। बहुत सारे पक्ष हैं आपके लेखन के और कविताओं में सब कुछ मिलता है। इतनी सुंदर कविताएं लिखती हैं, कभी कथेतर गद्य या गद्य की ओर नहीं मुड़ी संस्मरण जैसे लिखना चाहती? संस्मरण थोड़े लिखे हैं, माँ पे लिखे हैं। मैं अपनी माँ पर एक किताब लिखना चाहती हूँ क्योंकि उनकी यात्रा अद्भुत है और कोई विश्वास नहीं करेगा कि 5वीं क्लास पास लड़की ये अपने इस साहस से कहे कि नहीं, मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, और एक आया की तरह से नौकरी शुरू करती है नसफगढ़ में रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, और 20 साल के बाद उसके सामने चित्रा नर्सिंग होम चलाती है आयुर्वेद का कोर्स करके। उनकी सड़क के एक पार से दूसरे पार तक की यात्रा के बारे में अविश्वसनीय है उनकी यात्रा। मैं चाहती हूँ कि उनके बारे में लिखूं। कुछ लिखा है जो कि कुछ प्रकाशित हुआ है, और कुछ संस्मरण लिखे हैं जो व्यक्तिगत हैं। मालती जी पर लिखा है, मालती जोशी जी बहुत प्रिय थी। लिखना चाह रही हूँ कि मैं संस्मरण में जिन लोगों ने मेरा हाथ थामा है, जिन लोगों ने मुझे राह दिखाई है, जिनके शब्दों से मैंने शक्ति ली है, उन सब के बारे में लिखना चाहती हूँ। क्या बात है। चलते चलते अनंग जी के बारे में कुछ कहिए। अनंग देसाई जो जाने माने एक्टर हैं, उनके बारे में कहिए, जो आपके पति हैं। बस उसी रूप में, क्योंकि हम लोगों के घर में एक अनकहा सा नियम है कि देहरी के पार व्यवसाय है, देहरी के अंदर घर है। क्या बात है। वहाँ व्यवसाय नहीं आता। अनंग वहाँ पति हैं, पिता हैं, भाई हैं, बेटा हैं, वो सब हैं। वहाँ अभिनेता नहीं है, और हम दोनों ने इस नियम का बहुत कड़ा पालन किया है। जी। तो कभी कोई तकरार की नौबत नहीं आई उनके? कभी कोई एक्टर रूप सामने आया हो तो? इस तरह से नहीं, मुझे याद नहीं है। वो छुटपुट जो चलता है घरों में नोक झोंक, उसकी बात अलग है। वो तो पति पत्नी के रिश्ते का रहता है। पर हम लोगों का जिसे कहते हैं ना, कुछ छोटे छोटे इशू, ये खाना पसंद है, ये यहाँ रख दो, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन मूल मुद्दों पर हम लोगों ने कभी मतभेद नहीं रहा, कभी भी। अब हम लोगों को, मैं 80 में मिली थी, 45 साल हो गए हैं मिले हुए।
क्या बात है चित्रा जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की श्रोताओं के साथ, हमारे साथ। दिल तो कर रहा है कि हम और कुरेदें आपकी यादों को, और ढेर सारी बातें आपसे करें, गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन घड़ी की ओर हम देख रहे हैं तो घड़ी हमें इजाजत नहीं दे रही, और अब हम ले रहे हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें कही। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार कि विविध भारती ने मुझे याद किया, क्योंकि विविध भारती तो हमारे साथ ही रहती है, हमें पाला पोसा विविध भारती ने। ये थी सुप्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और अधिवक्ता एडवोकेट चित्रा देसाई से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के मेहमान।